अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? नॉट सो फेमस की एक और एपिसोड के साथ मैं हुआ सलीम। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, वो इंसान को मैं जानता तो 2012 से हूँ, बट मेरी मुलाकात इनसे रिसेंटली हुई तो मैंने इन्हें और ज़्यादा अच्छे से जाना। अ, एक दिल के बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त। और मेरी दोस्ती इनसे 6 महीने पहले हुई। बट बिलीव मी, मैं समझता हूँ कि पहले जो मेरी परसेप्शन थी इनके बारे में, एक थोड़ा सा फुल ऑन एटीट्यूड और थोड़ा-सा भरम वाला इंसान, वो बिल्कुल गलत साबित हुई। जब मैंने बात की, जब मैंने टाइम स्पेंड किया, और दिल के बहुत अच्छे इंसान, बहुत हर चीज़ में आपकी केयरिंग करेंगे। एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि इगोइस्टिक नहीं है। ये मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, बट मुझे लगता है कि अगर मैं इनसे पहले मिला होता तो मैं शायद हमारी दोस्ती और ज़्यादा अच्छी होती। और वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। बट आज जो मैंने इन्हें यहाँ पे अपने शो में बुलाया है, वो इसलिए बुलाया है क्योंकि इनका एक बिजनेस, इनका एक आइडिया जो इन्होंने मार्केट में लेकर आए। ऑलरेडी आइडिया तो पहले का था, बट इस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना, मीट का बिजनेस, ब्रांडेड मीट का बिजनेस करना, रिस्क टेकिंग भी है। और साथ साथ क्या उसके साथ किस तरह से सिनेरियो हुआ, क्या हुआ, पार्टनरशिप में है ये बिजनेस में, तो उनसे और इनसे बात करेंगे। राहिल, कैसे हैं आप? और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे जो मैं बताना भूल गया हूँ? हाँ वालेकुम अवैस, क्या हाल है आपके। सर आपने वैसे ही इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ बता दिया जो कि शायद मुझे ही लगता है कि मैं इतना सब कुछ हूँ, पर फिर भी आपने इतनी तारीफ की उसके लिए शुक्रिया। सर बस बिजनेस में अभी कुछ ही अरसा हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो प्रॉपरली इसमें एंटर हुए, और ये सारी मेहरबानी है इस कोविड। अभी रिसेंटली मैं अपने इस बिज़नेस के अंदर मैंने स्टार्टअप किया था अपने दो दोस्तों के साथ बेसिकली। उसके अंदर मेहरबानी सारी है बेसिकली कोविड की, 2019 की। जो कोविड आया, रिसेशन आया, जॉब के इश्यूज आए, काफ़ी मार्केट काफ़ी डाउन रही। तो मतलब कोई प्लान नहीं था हमारा, मतलब बिजनेस का तो कतई कोई प्लान नहीं था हमारा। इट्स जस्ट लाइक एक फील्ड ट्रिप की तरह मैं अपने एक दोस्त के साथ चला गया था। ये बात है लास्ट बकरीद से पहले की। तो मेरा दोस्त एक काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, इत्तेफाक से उसका नाम भी राहिल है, और वो मेरे साथ समझ लें कि हम तीन जो दोस्त हैं वो अब पिछले 10 से 12 साल हो गए हम लोग दोस्त हैं, और यूनिवर्सिटी के डे वन से हम लोग दोस्त हैं। तो वो अपना ये सारा कैटल फार्मिंग का काम कर रहा था। तो उसके साथ मैं ऐसी ट्रिप पे चला गया था, और उसने कोई परचेजिंग वगैरह करनी थी वहाँ से पंजाब से, तो मैं उसके साथ वहाँ गया। तो हम ऐसी टाइम लगा के हम वापस आ गए। लेकिन वापस आने के बाद फिर थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार ये एक बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हर बच्चे का सपना होता है ना कि वो बकरीद पे इतना जितना पुरजोश होता है जानवरों को लेकर। तो एक एक आइडिया है कि यार क्यों ना इसी में हम अपना काम स्टार्ट करें। तो फिर हम तीनों ने बात की, और फिर हम लोगों ने एक और ट्रिप लगाया जिसमें हम लोगों ने कुछ जानवर वगैरह परचेज करे, और वो हम बकरीद के लेकर आए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जानवर जो है वो सारे हमने बकरीद से पहले हम लोगों ने सेल कर दिए। अच्छा, मुझे राहिल, हाउस ऑफ फ्रेशनेस नाम है इसका। हाउस ऑफ फ्रेशनेस नाम कैसे जहन में आया, और क्या इसके पीछे था? हाउस ऑफ फ्रेशनेस जो नाम है उसके पीछे क्या रीजन था? कुछ कहानी है, कुछ सोचा, या फिर ऐसे ही दिमाग में आ गया? नहीं, बेसिकली हम लोगों ने काम तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने मीट का, लेकिन जस्ट बिकॉज के आजकल का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो बहुत ज़्यादा हाइजीन की तरफ चला गया है। बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपनी पर्सनल केयर करने लग गए हैं वो लोग। तो हमने इसको पहले हमने काफ़ी हम बेसिकली हमारे पास नाम बहुत सारे थे, पर हम अपने ब्रांड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते कि हम अगर मीट के ना के साथ हम कोई नाम जोड़ दें तो हम आगे फिर उसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमने हाउस ऑफ फ्रेशनेस इसलिए लिखा कि हमारे पास, क्योंकि हमारा जो आइडिया है, जो लोगों तक हम मीट डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं। हमारा अपना कैटल फार्म है, और उसी कैटल फार्म से हम हमारी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारा अपना बीफ आता है, हमारा अपना मटन आता है। चिकन, देसी चिकन पर बहुत कम यूज़ होती है मार्केट के अंदर, लेकिन वो देसी चिकन भी हमारे पास है, लेकिन जो फार्म की चिकन होती है वो फिर हम लोग ऑब्वियसली मार्केट से ही ले रहे होते हैं। तो जो हम जो एक फ्रेशनेस वाला एक एलिमेंट लेकर आएंगे जिसमें हम लोगों को वो बातें ना कहें जो कि एक आम तौर पे जो ठेले के गोश्त वाले के पास चीज़ें मिल रही होती हैं, कि वो कहता कुछ है, वो देता कुछ है, वो दिखाता लटकाता कुछ है सामने अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए, लेकिन पीछे जो वो गोश्त दे रहा होता है वो क्या होता है वो बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा होता। और शायद मैं कहूँगा कि 6-8 महीने से पहले
तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि जितनी चीज़ें मीट के अंदर होती हैं, जितनी सारी चीज़ें, जितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, कि जानवर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, इसका मीट इस तरह से होना चाहिए, कटने के बाद इतना टाइम चाहिए होता है, मतलब वो सारी चीज़ें हम मुझे नहीं पता थी आज से पहले। और जैसे जैसे काम के दम आते गए उसी तरह से हम सीखते गए। तो हाउस ऑफ फैशन बेसिकली यही हमारा मकसद था कि हम अपने इस ब्रांड के अंडर जितनी चीज़ें हम लोग लेकर आए, जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए, तो वो हम लोग फ्रेश उस पर लेकर आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीट से स्टार्ट किया था। हम लोग उसके बाद फिर देसी एग के ऊपर आ गए, हम लोग हनी दे रहे हैं, हम लोग देसी घी दे रहे हैं। तो अब ऐसा लगा कि हमारी और इंशाल्लाह कोशिश है कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर भी आ जाएं। तो उसी के ऊपर थोड़ी वर्किंग चल रही। तो ये नाम बेसिकली है कि जितने भी फ्रेश चीज़ें खाने पीने के हवाले से वो हम लोग अपने कस्टमर्स को देना चाहेंगे। तो ये नाम बेसिकली उसी की बेस पे था। अच्छा राहिल, आपका जो इरादा है फ्रेशनेस के हवाले, अब मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो आपने पूरा डिटेल मुझे बता दी, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग मीट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट उनको होनी चाहिए? ऑब्वियसली आप कुछ अंदाजन आप बता पाएं, ताकि वो लोग जो मेरा देख रहे हैं वो बिकॉज आप से इंस्पायर होकर कि आप एक ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से अब तक, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्या इन्वेस्टमेंट रही, क्या आपने कितने इन्वेस्ट किए थे? या बेसिकली इस बिजनेस में आने के लिए आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए थी। अ, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी इस बिज़नेस के हवाले से, मीट के हवाले से, जानवरों के हवाले से। हम तो बचपन से वो बकरा ईद के बकरा ईद जानवरों को देखते थे, तो हम समझते थे कि जानवर इतने ही आसान है जितना नज़र आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होता। जो मेरे बाकी 2 पार्टनर हैं, उनके पास इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। उनको पता है कि कौन सी चीज़ कब खरीदनी है, कब परचेजिंग साइकिल होना चाहिए, कब उसको कटना चाहिए, कब वो अपना वेट बढ़ाता है जानवर, कब वो लूज़ कर रहा होता है। तो बहुत सारी डिटेलिंग होती है इसके अंदर। तो इस बिज़नेस के अंदर आने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वरना तो वो एक एक जानवर की जो कॉस्ट होती है ना, वो अगर आपका कोई जानवर भी अगर एक फॉर एग्जांपल खुदा खास्ता मर भी जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा एक अफेक्ट करती है आपकी कॉस्ट के ऊपर, आपकी बजटिंग के ऊपर। क्योंकि जानवर आता है मतलब 50,000 का, 60,000 का, तो वो एक जानवर काफ़ी अफेक्ट करता है आपकी, अगर वो ख़राब हो जाए या मर जाए, वो उसका मीट ख़राब हो जाए तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा रहा कि मेरे 2 पार्टनर्स के पास काफ़ी नॉलेज थी। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि उन 2 के पास नॉलेज थी, तो उन दोनों ने मुझे क्यों साथ में चूज़ किया? तो मैं सिर्फ़ अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि यार मैं मार्केटिंग से मेरा मैं बैकग्राउंड है। उसी पे आने वाला था, बिकॉज़ मैं मुझे पता था मार्केटिंग का आपका बैकग्राउंड, उसके बाद मैं मार्केटिंग साइड पे टच करने वाला था। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं पिछले 8-9 साल से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। 2 एजेंसी में मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, और जिसमें रैकेट है, यूनिलीवर है, पीएनजी है, शान है, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके लिए मैंने काम किया। तो हमने अपने अब जिस तरह से हालात है, अब कन्वेंशनल मार्केटिंग बहुत कम रह गई है। तो अब हमें उसको डिजिटलाइज़ बहुत ज़्यादा करना था। हमें चीज़ों की इनोवेशंस के हवाले से हमें चीज़ें देखनी थी कि किस तरह से मीट एक एक अच्छा मीट किसी घर पहुँचे, मतलब घर बैठे लोगों तक पहुँच सके। तो उसके हवाले से हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो मैं बेसिकली मार्केटिंग साइड जितनी भी है हमारे इस ब्रांड की, वो मैं ओन कर रहा होता हूँ, मतलब कि उसको लीड मैं कर रहा होता हूँ। बाकी इन्वेंट्री है वो एक और पार्टनर कर रहा होता है, और बाकी डेली बेसिस की लॉजिस्टिक्स है वो एक और पार्टनर कर रहा होता है। तो ये हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन की भी, अब जिन्होंने अपने अपने कामों की अपने अपनी फील्ड के हवाले से, ऑब्वियसली इनपुट हर किसी का रहता है एक दूसरे के काम के अंदर, लेकिन हमने इसी को तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सोशल मीडिया पे मैं कहूँगा, या हमें डिजिटल साइट पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है लोगों की, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है लोगों को इन चीज़ों से। ऑब्वियसली जब मार्केट में कंपटीशन आता है तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के पास जाती है। वो एक हमारे वहाँ की मार्केटिंग होती है ना, कि वो एक दूसरे की चीज़ ख़राब बता के अपनी चीज़ को अच्छा दिखाते हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल भी मार्केटिंग यही होती है, और ब्रांड्स की मार्केटिंग भी हमारी यही होती है। तो वो अच्छा और बुरे की तमीज़ में जो है ना, वो कस्टमर समझ जाता है। लेकिन सिर्फ अच्छा बोलने से आपका मीट अच्छा नहीं हो जाता है, आपको वो चीज़ डिलीवर भी करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग सक्सेसफुल रहे इस चीज़ के अंदर, कि जो कस्टमर्स हमारे ऑनलाइन बने हैं, या जो कस्टमर हमारे डे 1 से वॉक इन पे बने हैं, तो वो अभी भी हमारे साथ रिटेन कर रहे हैं हम उनको, और अच्छे मील और अच्छी सर्विस के साथ हम लोग उनको रिटेन कर रहे हैं। तो ये है प्रोसेस है इसका। अच्छा जी, राहिल, मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, आपने कंपटीशन की भी बात की, तो कंपटीशन कम है ब्रांडेड इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए, हम अगर मार्केट में देखें तो ब्रांडेड मीट्स के जो आउटलेट्स हैं वो बहुत कम है ब्रांड।
बट लोकली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो आप इस कॉम्पिटिशन को किस तरह से लेते हो? क्या आपको लगता है कि वाक़ई में ब्रांडेड जो मीट्स हैं उसकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कम है, या आप समझते हो कि उसमें भी कॉम्पिटिशन उतना ही है जितना लोकली है? क्योंकि हर गली मोहल्ले में तो दुकान है, बट आप एज़ अ मार्केटिंग गाय क्या समझते हो कॉम्पिटिशन अपने ब्रांड के हवाले से? यार एज अ लेमैन शायद मीट इंडस्ट्री के अंदर इतना कंपटीशन नहीं नज़र आता होगा, लेकिन जितना हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री, इस मीट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन इस सेंस में है कि मीट एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों की 10 साल से जहाँ से आ रही है ना वहीं से आ रही है, वो स्विच नहीं करते अपनी उस चीज़ को। भले उनका मीरा ख़राब भी निकलता है तो भी वो फ़ोन स्विच नहीं करते। वो जो फोर फादर्स के ज़माने से दादा वहीं से लेके आ रहे हैं, फिर वालिद साहब वहीं से लेके आ रहे हैं। ये अब जनरेशन वाइज थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि लोग अब थोड़ा सा मोबाइल के उस पर आ गए हैं, एप्लीकेशन के उस पर फ्रेंडली हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे इस बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमारा गोश्त एक जगह से आता था और वहीं से आता था। मतलब वो जगह कभी आज तक चेंज नहीं हुई थी। भले कितनी भी ऐप आ गई, कितने भी हमारे पास हमारे ब्रांडेड मीट वाले आ गए हैं हमारे पास मार्केट के अंदर, लेकिन हमारा मीट चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारी मार्केट की एक साइकी है, लोगों की साइकी है कि वो मीट हर जगह से ही लेते हैं। फिर मीट अपने सामने कटवाना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर कि वो ऑलरेडी पैक ट्रे के अंदर रखा हुआ हो। क्योंकि वो परसेप्शन ये होती है कि यार ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा है, नीचे ख़राब माल रखा हुआ होगा। तो ये डिफरेंट परसेप्शन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों की चेंज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके लोग इस तरफ आ भी रहे हैं। लेकिन कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल दूसरे फेज पे ये आता है क्योंकि वहाँ पे आता है प्राइस पॉइंट का एक इशू आता है। ऑब्वियसली हम कम्पीट अगर कर रहे हैं, अगर मैं ब्रांड्स को साइड पे रख दूँ, अगर हम लोकल मार्केट को भी कम्पीट कर रहे हैं तो लोकल मार्केट और हमारी प्राइसिंग में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। नंबर वन कि हमारी एक तो चीज़, हम जो चीज़ कह रहे हैं हम वही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत चीज़ डिलीवर कर रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से जो मैं बात बता रहा हूँ कि हम वही चीज़ डिलीवर करें जो हम बता रहे हो। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट मीट में क्या, पाकिस्तान में हर चीज़ की कॉस्ट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। आप सब्जी देख लें, फ्रूट देख लें, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कॉस्ट डे बाई डे एक्सपेंसिव होती जा रही है। उसके अलावा फिर ऑब्वियसली हाइजीन के एसओपीज वगैरह को पूरा फॉलो करना, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी वो चीज़ फॉलो करवाना, उन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है जो कि बहुत सारे कस्टमर बाज़ वक़्त नहीं समझते इस चीज़ को। वो कंपैरिजन लेके आते हैं लोकल मार्केट से कि यार वहाँ गली के कोने पे ठेले वाला हमें दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये का, आप दे रहे हैं मुझे 670 रुपये का। तो ये 70 रुपये के डिफरेंस में क्या है? मीट तो वो भी दे रहा है, हम उसके मीट से भी खुश हैं, तो आप कैसी क्या चीज़ है? उस टाइम पे वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि वो किस इन्वायरमेंट में खड़े हुए हैं, किस शॉप पे खड़े हुए हैं, उस शॉप के ऊपर क्या एक्सपेंसेस हैं सारे, और किस तरह से हम उनको होम डिलीवर करके दे रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे भी हमें बहुत बड़ा एक कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है। प्राइस वाइज अगर मैं देखूँ तो हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है हमें लोकल मार्केट से, और अगर मार्केटिंग वाइज मैं देखूँ तो हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है हमारी ब्रांड साइड से, जो हमारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए। और वो माशाल्लाह से मतलब जो हमारे कंपटीशन में जो ब्रांड्स हैं वो कोई छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं हैं, वो नेशन वाइड ब्रांड्स हैं हमारे पास। और उनको कम्पीट करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। राहिल, आपकी एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लोग कहते हैं कि ब्रांडेड चीज़ों की प्राइस हाई होती है, बट वो ये नहीं समझते कि प्रीमियम चीज़ की प्राइस ऑब्वियसली हाई होगी, बिकॉज़ उस प्रीमियम चीज़ के बनने में बहुत हद तक प्रीमियम क्वालिटीज़ की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है, वो प्रीमियम क्वालिटी का है। हाँ, तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह रिसेंटली हमने देखा कि मौला ताली ज़मील की जो है वो ब्रांड, उनका जो क्लोथिंग ब्रांड है, उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि वो एक्सपेंसिव, बट ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगा बिकॉज़ अगर हम देखें तो एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड आपको चाहिए तो आपको प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रोल्स भी कुछ आते हैं जो लोग ट्रोल करते हैं, ब्रांड्स को ट्रोल करते हैं फॉर प्राइसिंग इन डिफरेंट सिनेरियोज में। हमने देखा है कि इंटरनेट पे ट्रोलिंग हो रही होती है, लोग ट्रोल्स कर रहे होते हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं। तो क्या हाउस ऑफ फ्रेशनेस को और आपको इस तरह के ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, और अगर कुछ हुआ तो उसको डील कैसे करते हैं आप? ऐसा कुछ है या नहीं? यार हाउस ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ्रेशनेस। ऐसी कोई चीज़ हमें फेस तो नहीं करनी पड़ी है, बल्कि उल्टा हमारे पास लोगों के अच्छे से अच्छे कमेंट्स आए हैं, हमारे पास रिकमेंडेशंस हमारे पास आती हैं हमारे पेज पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की पोस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि आप उसको किस तरह से अवेल करते हो, उसको किस तरह से टैकल करते हो। अगर कोई चीज़ अगर आपकी ख़राब है और उस पर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप उसको किस तरह से मज़ीद बेटर कर सकते हो। ऑब्वियसली जब एक चीज़ सोशल मीडिया पे आती है तो वो
10 लोगों में स्प्रेड होती है, हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, उसके ऊपर लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो एक फ्री की मार्केटिंग आपको मिल जाती है, पर वो मार्केटिंग ख़राब भी होती है। और एक वो होता है ना कि नाम हुआ तो क्या हुआ, बदनाम मतलब बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाली बात है। एटलीस्ट एक थॉट प्रोसेस में लोगों के दिमागों में वो चीज़ आ जाती है, नाम आ जाता है। क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ कि लास्ट बकरीद पे कितने नेगेटिव रिव्यूज़, कितनी नेगेटिव वीडियोस आई थी कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में। क्या वो ब्रांड्स बंद हो गए आज, या क्या उन ब्रांड्स ने अपने ऑपरेशंस को कम कर दिया है, या उन्होंने कोई एक पोस्ट भी लगाई उसको सॉरी फील करने के कि उन्होंने सॉरी फील किया कि यार हमसे ये मिसहैप हो गया। तो देखिए ये चीज़ें आती हैं और जाती हैं, ऑब्वियसली उनको करना चाहिए था। अगर खुदा खास्ता कभी हमसे भी कोई ऐसा होता है, कब बाज़ औक़ात हमारे कुछ कस्टमर्स हमसे कहते हैं कि यार हमें इस दफ़ा मीट अच्छा नहीं मिला, तो हम उनसे अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको और उसको देख के कर देंगे, आपको डिलीवर कर देंगे। या कभी होता है मौका लगता है तो हम उसको एक्सचेंज भी करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज ताकि हम अपने कस्टमर्स को एग्जिट ना करवाएं, हम उसको रिटेन कर सकें किसी तरह से। क्योंकि अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी चौथा पाँचवा महीना हमारा, तो हमें बहुत आराम आराम से हम अपने कस्टमर्स को लेके चलना है। तो मैं कहता हूँ कि ये हर ब्रांड के लिए या हर बंदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको किस तरह से टैकल करते हो। हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर किसी का अपना वे ऑफ मार्केटिंग है, हर कोई अपने ब्रांड को किस लेवल पे देखना चाहता है और किस तरह से देखना चाहता है। अगर कोई ब्रांड अपने आप को या कोई बंदा अपने आप को मीम्स में लाना चाहता है तो वो उसको ही मार्केटिंग ही कहते हैं, मतलब उसको कोई आजकल तो मीम्स दूसरी से बात मार्केटिंग चल रही है, बिल्कुल। बिल्कुल चल रही है। और देखिए हर हर ब्रांड की अपनी एक मार्केट है। हमारा जो ब्रांड है वो बहुत सीरियस ब्रांड है। हम वो एक्स वाई जी कोई बिस्किट नहीं बेच रहे, कोई चिप्स नहीं बेच रहे कि थोड़ा सा मजाक मस्ती हुई और सही ख़त्म हो गई बात। हम एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम पूरी फैमिली के लिए बेच रहे हैं। हम किसी एक बच्चे की चीज़ की प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम किसी एक फर्द की प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। हमारा जो मीट है जो हमारी शॉप से जा रहा है वो जब जिस घर में भी जाता है तो उस घर का हर मेंबर खा रहा होता है उसको। तो ये एक थोड़ा सीरियस प्रोडक्ट है। मैं ही समझता कि इस तरह के प्रोडक्ट को कोई भी किस्म का इस तरह का कोई रिस्क लेना चाहिए कि वो अपनी नेगेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करे। तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि यार किसी भी ब्रांड को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ब्रांड समझता है कि उससे उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उसको लेके चलेगा। क्योंकि बात यहाँ पे आजकल लोगों की साइकी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा है, लोगों की परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लोग हमारे वहाँ मतलब सभी को पता है कि कौन सी चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो कि गलत हैं, जानते हुए भी गलत हैं, लेकिन हम उनको इतना बढ़ावा दे रहे होते हैं कि वो ज़बरदस्ती मतलब वो ऊपर आ रहे होते हैं हर लिहाज से। तो मैं अपने ब्रांड के हवाले से कभी नहीं सोचूंगा कि कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग को मैं कैश करूं। मैं उस पर फ़ोन कोई ना कोई इस तरह की चीज़ रखूंगा ताकि मैं उसको टैकल करके उसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ अगर हमारी तरफ से कोई मिसहैप हुआ है या हमारी तरफ से कोई कमी पेशी हुई है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं आपके प्रीवियस करियर के हवाले से। आप पहले मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे, जॉब करते थे, फुल टाइम एक जॉब और 9 टू 5 की जॉब थी। तो मुझे पूछना है क्या फ़र्क आया जॉब लाइफ और बिज़नेस में? कुछ फ़र्क आया तो उसको डील कैसे करें? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट अ नाइटमेयर कि एक महीने की एक लगी बंदी बंदे के घर पे आ रही होती है ना, उसके बाद फिर वो ऑल ऑफ द सडन वो 4-6 महीने के लिए कुछ नहीं आ रहा और सिर्फ जा रहा हो, तो वो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है। और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास पीछे मतलब मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स सब इतने सपोर्टिव, प्लस जिन दोस्तों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही मुझे, हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी, काम के लिहाज से भी, फैमिली की तरफ से मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। तो इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई और भी आता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि भाई ऑब्वियसली अपने बिजनेस की तरफ आएँ। अपना बिजनेस ऑब्वियसली इस्लामी लिहाज से भी अपना काम करना सुन्नत है और नौकरी को मैं बुरा नहीं समझता, लेकिन ये कि अपने काम में बहुत सारी चीज़ों की आपके पास फ्रीडम होती है। सिर्फ पैसों की फ्रीडम नहीं होती है, बाकी बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम होती है जिस पे आप अपनी मर्जी से काम को चला सकते हो, जो कि जॉब में ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा आप जॉब में बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप सही होते हो लेकिन आप वो चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते या उस चीज़ के ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे होते। एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो जो भी इस तरफ आना चाहे तो वो बहुत सोच समझ के आए, पीछे से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आए कि बैकएंड पे 4-6 महीने तक तो आप इसको कोई भी एज इनकम आप इसको नहीं टेक कर सकते कि आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, नॉट इवन दिस मीट बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 4-6 महीने आपको सिर्फ लगाने होते हैं।
और सबसे मेजर थिंग कि आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि यार आप उसको किस तरह से पॉजिटिवली अपने जो भी आप काम स्टार्ट करते हो आप उसको पॉजिटिवली लेते हो, क्योंकि शुरू के 6 महीने में बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 4-6 महीने में वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या उनको आगे का प्लान आउट नहीं कर पा रहे होते सही से, या वो 4 या 6 महीने का जो लॉस चल रहा होता है या ब्रेक इवन भी अगर मैं कहूँ चल रहा होता है, तो उसमें उनको वो आगे का स्कोप नहीं नज़र आ पा रहा होता है। तो उसको बहुत अच्छे से प्लान करके आप आएँ जब भी आएँ इस तरफ। बस ये एक मतलब ये है कि आप उसको तो अपनी होप ना छोड़ें और जो भी चीज़ करें बहुत प्लान आउट करके करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपने जॉब भी की, बिज़नेस भी की, 8 साल जॉब की, अब बिज़नेस कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से फैमिली है आपकी, आप शादीशुदा हैं आपने बोला। तो मुझे बताएँ कि आप फैमिली लाइफ़ और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है मैनेज करना। आपका क्या फंडा है मैनेज करने? यार अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पास हर तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। मेरी अपनी फैमिली, मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स, इवन के मेरे इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह से। तो और मेरी वाइफ भी वर्किंग है, शी इज़ अ डॉक्टर, और उनकी भी काफ़ी टफ रूटीन होती है अपने अपनी जॉब को लेके। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हम दोनों वाइफ और हस्बैंड को, कि वो किड्स हमारे नानी के पास, दादी के पास बड़ा अच्छे से रहते हैं और सब उनका बड़ा अच्छा टेक केयर कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस किस्म की मुझे तो कोई टेंशन कभी नहीं हुई कि यार मेरे बच्चे कहाँ पर हैं या किस हाल में। ऑब्वियसली वो एज़ अ बीइंग अ फादर तो रहती है, लेकिन जो जितना बड़ा मेरा फैमिली जितनी सपोर्टिव है मेरी, तो उस लिहाज से मुझे उस तरह से इश्यूज़ नहीं हुए जो कि यूजुअली सेपरेट लोगों को होती है टेंशन। तो वही जो मेरा पिछले पॉइंट पे भी मेरा जो एक एग्जैक्ट पॉइंट था कि जो भी चीज़ करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें आपकी फैमिली देखिए फाइनेंशियली जब आप कहीं से वीक हो रहे होते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हुए आप और आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट जो फैमिली होती है। तो उसके बारे में पहले आप बिल्कुल सोच के फिर आप इस तरफ मूव इन करें। ऑब्वियसली उनका 4-6 महीने का आप अपना एक बजट पूरा इसको अलग कर दें और बिजनेस को बिल्कुल अलग एंटिटी के तौर पर आप इसको कैटर करें और फिर ही आप इसके अंदर स्टेप इन करें। नाइस। कुछ मार्केटिंग प्लेयर्स करियर के बारे में बात कर लेते हैं, मार्केटिंग करियर के बारे में। 8 साल आपने इस करियर को क्या जॉब की थी कर सकते हैं आप? जब मैं प्रीवियसली जो मैंने 2012 में मेरा 13 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने ज्वाइन की थी जहाँ पे मैंने अलहमदिल्ला 5 साल मैंने काम किया। और वहाँ पे मैं क्रिएटिव्स देखता था, टीवी सीरीज़ की प्रोडक्शन होती थी हमारे पास, एक्टिवेशन होती थी, और डिफरेंट बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, जिसमें एक बड़ा नामवर इवेंट रहा है हमारा डॉल्फिन शो जो कि कराची में हुआ था। वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मैमल्स आए थे बाहर से, जिसमें डॉल्फिन थी, बलूगा वेल थी और सी लाइन थे। वो हम लोगों ने हमारी एजेंसी ने किया था, उसमें उस इवेंट का पार्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5-2 साल हमने उस इवेंट को रन किया था। और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स थे हमारे जिसको मैंने खुद पर्सनली मैंने हेड भी किया है। और उसके बाद मतलब मैं कहूँगा क्या ड्राइविंग एजेंसी बहुत मज़ेदार सी है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी एक चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, आपके पास डिफरेंट नए नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं। कभी कोई टायर ब्रांड आता है, कभी कोई कन्फेक्शनरी ब्रांड आता है, कभी मीट ब्रांड आता है। मज़े की बात ये है कि मैंने मीट ब्रांड के ऊपर अपने एडवर्टाइजिंग में काम किया हुआ है, और बहुत बड़े ब्रांड के साथ मैंने किया हुआ है, और बहुत अच्छा हमने काम किया था। हमने कुछ 6-8 महीने उनके साथ सोशली, और हमने उनकी वेबसाइट और सब चीज़ें हमने डेवलप करके दी थी उनको उस टाइम पे। तो उसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया था मीट के, वो क्या मीट की मार्केटिंग को किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या लूप होल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं उसको। फिर 5 साल मैंने वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी, तो मैंने वहाँ पे स्विच किया था। तो मैं लास्ट 2 साल मैंने 18 से 20 तक मैंने वहाँ काम किया था एज एक्टिवेशन हेड। और वहाँ पे हमारा जितने भी इवेंट्स होते थे और जितने भी ब्रांड्स वगैरह की लॉन्चेस होती थी वो सारा मैं हेड कर रहा होता था। तो मुझे तो अपनी इंडस्ट्री बहुत मज़ेदार लगती है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है, कि वहाँ पे डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं डेली बेसिस पे। ऑब्वियसली अपना बिजनेस भी एक डेली बेसिस पे एक नई चैलेंज आपको दे रहा होता है। तो मेरे लिहाज से दोनों चीज़ें ही मेरे लिए बहुत अमेजिंग रही है अभी तक। और बट हो अभी सकता तक है कि शायद मैं एजेंसी में मैं मेरी आपसे बात की हुई, आपने कहा रात रात लग जाती है, मतलब उसमें जो है रात दिन का पता नहीं होता। तो वो लोग जो आना चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, मीडिया स्टूडेंट या एक्स वाई जो भी, उनको क्या बताना चाहेंगे और इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग फील्ड के हवाले से?
या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर खैर मैं हम जो गए थे ना, हम तो बहुत सुहाने सपने सजा के गए थे। हम तो टीवी पे देखते थे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐसी होती है वैसी होती है, और ये शश का वो शश का, ऐसा कुछ ही नहीं होता भाई। तो जो भी आ रहा हो तो बहुत सोच समझ कर आए। दिन रात काली करनी पड़ रही होती है वहाँ पर, और मजदूर, और ये आज की छुट्टी वाला दिन समझ लें कि हमारे लिए होता है एजेंसीज के अंदर। तो यार मेहनत तो देखिए हर काम के अंदर है, एजेंसी के अंदर आप आ जाएं या बैंक के अंदर आ जाएं, मेहनत आपको और आपकी एफर्ट आपको अपनी 100% हर जगह देनी होती है। तो आप भले एजेंसी के अंदर आ रहे हो या आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप अपना 100% दें, और साथ साथ ये कि चीज़ों को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहें और नई चीज़ों को अडॉप्ट करते रहें, क्योंकि जहाँ पे आपके एडेप्टेशन लेवल आपका ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पे आपका एक्सपायरी लेवल स्टार्ट हो जाता है समझने। अगर आप टाइम टू टाइम साथ नहीं चेंज होंगे, तो आपने खुद देखा होगा मार्केट के अंदर जो ब्रांड्स आपके बचपन में आते होंगे वो अब नहीं आते, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड को इनोवेट नहीं किया, उन्होंने टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया, जो कि दूसरे ब्रांड करते गए और आज वो सस्टेन कर रहे हैं। तो इसी वजह से एम्प्लॉय को भी सस्टेन करने के लिए कहीं पे भी टाइम टू टाइम सारी चेंजेस करनी पड़ रही होती हैं, जो भी चीज़ें नहीं आ रही होती इंट्रोड्यूस हो रही होती है मार्केट के अंदर। आपने रिसेंटली टीचिंग में भी अपना करियर या स्टार्ट किया, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कैसी लगी टीचिंग करके, कैसा लगा? या क्या फर्स्ट टीचिंग में टाइम में क्यों किया कि क्या आई थिंक आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, बट जितना भी किया कैसा लगा? या टीचिंग मैंने बहुत कम स्पेंड के लिए मैंने किया, समझ लें मैंने एक सेमेस्टर ही करा था। बट उसमें मज़ा मुझे बहुत आया, क्योंकि जो मैं कोर्स पढ़ा था मैं मार्केटिंग का ही पढ़ा रहा था, और मार्केटिंग में मेरे पास लातादाद अपनी पर्सनल एग्जांपल्स थी, जिसमें शायद बच्चे एक वक्त आगे तंग आके मुझे कह भी देते, सर आपने कौन सा काम है जो नहीं किया, मुझे बता, हमें बताते। तो मैं उनको कहता था क्या, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और मल्टीपल चैलेंजेस जब आते हैं तो वो ऑब्वियसली हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं अपनी जो हमने पढ़ा होता है उससे हाथ से। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा था तो मैं अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स दे रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स अपनी सारे पास कैरियर की मैं ऐसा ही दी कि भाई उस ब्रांड ने ये किया था इस टाइम पे इस ईयर में, उस ब्रांड ने ये किया था। तो देवर लाइक क्या सर आपको कैसे पता उसने किया था? मैं कहता था बेटा मैं उस वक्त करने वालों में शामिल था, इसलिए मुझे पता था। तो खैर मुझे मज़ा आया था टीचिंग में तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा आपने जो है इंटरव्यू किया और बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच सो मच मेरे फॉर कोशिश में पार्ट बनने का। आई होप जब मैं इसे एडिट करने जाऊँ तो हर चीज सही एडिट हो जाए, आवाज और क्लियर लगे। कुछ एंड में कहना चाहेंगे ओवरऑल जो? अच्छा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और हमें अपने शो का पार्ट बनाया। बस और यही फ्यूचर में अगर हिट हो गए शो, चाहिए आप 10 लाइक की 10 व्यूज भी आ गए इस पे, तो मैं जरूर आपको दोबारा कॉल करूंगा और हम बहुत सारी, क्योंकि पता है आपके पास बात करने के बहुत कुछ है, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप बात बहुत अच्छे से कर सकते हो।